हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता। सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ आपके हाल और चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो इन सारी बातों के जवाब दे दीजिए फटाफट से, क्योंकि अब शुरू करने वाले हैं हम एक और नया पार्ट जिसके एमसीक्यूज लेकर आज मैं आ गई हूँ आपके सामने। तो आज हमारा जो एमसीक्यू है उसके जो टॉपिक है वो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। एक बहुत महान शिक्षक, महान राजनेता, समाज सेवक, समाज सुधारक। इनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जो छोटी छोटी जानकारियां और आपको मैं देना चाहती हूं वो इस माध्यम से दे रही हूं। तो शुरू हो जाइए ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपने आज के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने जीवन को किसकी सेवा में अर्पित कर दिया था। यानी हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ठीक है। तो इनके जीवन का भी जो उद्देश्य था, इनने उस काम के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। समर्पित कर दिया था मतलब डेडिकेट कर दिया था अपनी लाइफ को। किस चीज़ के लिए? देश और समाज सेवा के लिए, राजनीति और शिक्षा के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। भाई कोई और ही बात थी वहाँ पर। तो आपको देना है इसका सही जवाब। पहले जान लेते हैं सही जवाब, फिर करते हैं उस पर बात। देश और समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन था वो समर्पित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से ही जीवन का ध्येय राष्ट्र सेवा और देश सेवा को बना लिया था। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे थे, जो भी चीज़ें सोचते थे, उसमें सबसे पहले हित किसका देखते थे? देश का और समाज का, राष्ट्र का हित देखते थे। और बस हमेशा चाहते थे कि भारत की कुरीतियाँ दूर हो जाएं, अंधविश्वास दूर हो जाएं। एक बहुत ही शांत और सहयोगी भारत की ये कल्पना करते थे, जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अमन और चैन की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे भारत की कल्पना के लिए इन्होंने अपने आप को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया था और अपना पूरा जो जीवन था वो देश की सेवा के लिए, देश में और समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार आपने जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जीवन अर्पित किसे कर दिया था। दूसरा प्रश्न है, पिता की असमय मृत्यु। असमय मृत्यु यानी मतलब वो अभी इस उम्र में नहीं थे कि उनकी मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन हो गई, तो असमय मृत्यु कहा जाता है उसको। देखिए, अब मृत्यु के लिए तो किसी की कोई अगर 90 साल में भी अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो हम यही कहेंगे कि भाई अभी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो एक एवरेज आयु होती है उसके अनुसार हम देखें तो व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष तक मानी जाती है। तो 70 से 80 90 साल अगर किसी व्यक्ति ने जी लिया तो लगभग ऐसा सोचा जाता है कि भाई सफिशिएंट है। हालांकि जीवन तो 100 और 150 में भी कम पड़ जाएगा, लेकिन असमय का मतलब होता है बिल्कुल ही कम उम्र में, जब बच्चे छोटे हैं, परिवार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपकी, और उस समय अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो असमय मृत्यु में आता है। तो पिता की भी असमय मृत्यु के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ उनको रुपए कौन भेजता था? भाई ये छोटे थे, उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करने के लिए इनको रुपए कौन भेजा करता था? उनकी माँ भेजा करती थी, उनके भाई भेजा करते थे, उनके मित्र भेजा करते थे, या फिर उनकी बहन भेजा करती थी। तो यहाँ देखिए, उनके भाई उन्हें ये रुपए भेजा करते थे। ठीक है, अब ये जो रुपए हैं ये भाई कैसे भेजते थे? ये भी कुछ काम करते थे, साथ ही कुछ अमाउंट वो घर के बचाते थे घर के कामों के लिए, लेकिन ये बहुत शिद्दत से चाहते थे कि मेरे भाई की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि इनकी प्रतिभाओं से वो परिचित थे। हर हाल में वो चाहते थे कि ये पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो इन्होंने उनको कुछ रुपए भेजना शुरू किया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके उस मेहनत का सम्मान करते हुए उस पैसे का सदुपयोग किया और मन लगाकर पढ़ाई की। गोपाल का किस भाषा पर असाधारण अधिकार था? असाधारण अधिकार का मतलब होता है ऐसी कौन सी भाषा थी जिस पर ये बहुत कमांड थी इनकी? हिंदी पर, अंग्रेजी पर, विज्ञान पर, या फिर गणित पर? तो यहाँ देखते हैं हम अंग्रेजी पर। उस समय यानी जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का चलन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आने के बाद शुरू हुआ। ये चलन तब से है, यानी भाषाओं को सीखने को कभी बुरा नहीं कहा गया। आप 1, 2, 4, 10, 15 कितनी भी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख आवश्यकता ये होती है कि आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और अपनी भाषा में कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी हिंदी आदि भाषाओं पर तो कमांड थी ही,
साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पर भी इनका असाधारण अधिकार था, यानी इंग्लिश भी इनके बाएं हाथ का खेल था। जिस प्रकार हम बहुत सुंदर हिंदी बोलते हैं, ये फर्राटेदार इंग्लिश में बोल भी सकते थे और उसको समझ भी सकते थे। तो ये एक अच्छी बात थी कि दूसरे विदेशी भाषा का प्रयोग वो इतने आसानी से और इतनी सहजता के साथ कर लेते थे। 20 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सक्रिय रूप से कहाँ प्रवेश किया? 20 साल का व्यक्ति युवावस्था में हो जाता है, वो अपनी सोचने समझने की शक्तियां तय कर लेता है, वो सोच सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गवर्नमेंट ने तो 18 साल की उम्र तय की है, लेकिन ये तो 20 साल के हो गए थे, काफ़ी अच्छा कुछ सोच सकते थे। तो 20 वर्ष की आयु तक आने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि मुझे क्या करना है, तो अब एक्टिवली क्या काम ये करने लगे थे। क्या ये समाज सेवा करने लगे, क्या ये राजनीति करने लगे, क्या ये उपरोक्त दोनों कर रहे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको देना है सही जवाब कि वो क्या कर रहे थे। तो उपरोक्त दोनों, यानी 20 साल की आयु में आते आते इन्हें समझ गए थे कि मैं सिर्फ समाज सेवा और राजनीति करने के लिए बना हूँ, तो ये दोनों ही कामों में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे थे। एक्टिवली पार्टिसिपेट यानी सक्रिय रूप से भाग लेने का काम ये करने लगे थे। कोल्हापुर में उन्होंने किस विषय पर भाषण दिया था? कोल्हापुर में जब ये गए थे तो वहाँ पर ऐसी कौन सा टॉपिक इन्होंने चुना कि सभा को संबोधित किया, यानी भाषण दिया? अंग्रेजी हुकूमत के अधीन, अंग्रेजी हुकूमत के लाभ, अंग्रेजी व अंग्रेज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा टॉपिक इन्होंने लिया था? तो इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन नामक विषय पर अपना शानदार भाषण दिया, जिसकी पूरे भारत में चर्चा चल पड़ी थी। तो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन उन्होंने उसके शायद बेनिफिट बताए हों कि भाई अधीन होके आप अंग्रेज़ क्या क्या फ़ायदा ले रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट उनको हम भारतीयों से हो रहे हैं, और शायद लॉस बताए होंगे कि हम भारतीय किन किन समस्याओं से या बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो जिस तरीके से चर्चा हुई थी, मुझे लगता है इन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बातें की होंगी, तभी उस भाषण की इतनी ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। गोखले ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? कौन सी सोसाइटी इन्होंने बनाई थी? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ यूनियन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम की एक सोसाइटी बनाई थी, जिसमें गरीब और कुछ ऐसे लोग, मध्यम वर्गीय लोग, उस मध्यम से तो नहीं कहना चाहिए, निचले स्तर के ऐसे लोगों का उसमें इकट्ठा किया था जो कि बहुत साधन सुविधा संपन्न नहीं है, अभावों से ग्रस्त हैं। उन सबको मिलाकर इन्होंने एक टीम बनाई थी और उसके वेलफेयर के लिए, यानी कल्याण के लिए ये काम किया करते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र बन गया था, ऐसा कौन सी जगह थी? मतलब जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इनका सोसाइटी थी, वो किस चीज़ का प्रशिक्षण केंद्र बन गया था? वहाँ पर क्या काम होने लगा था? तो वहाँ पर समाज सेवा के लिए तत्पर युवाओं का वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, उत्साही व निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, उपरोक्त दोनों का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो आपको बताना है कि वह जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम का एक जो सोसाइटी बनाई थी, वो किसका ट्रेनिंग स्कूल बन गया था? तो आप यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त दोनों, यानी वहाँ पर समाज सेवा के लिए जो तत्पर युवा यंगस्टर्स आते थे उनके लिए, साथ ही साथ उत्साही और निस्वार्थ जो कार्यकर्ता होते जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण देने का केंद्र उसको बना दिया गया था, वहाँ पर उनको तैयार किया जाने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 7वां प्रश्न कंप्लीट किया। आ गए हैं हम 8वें प्रश्न पर, जो कि है संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जिस संस्था की स्थापना इन्होंने की उसका उद्देश्य क्या था? हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी एम को लेके चलती है ना कोई उद्देश्य उनका होता है कि भाई हम ये काम करेंगे। क्या उद्देश्य था? आदिवासियों का उत्थान करना, यानी उनके विकास के कार्य करना, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना, उनकी सहायता करना, स्त्रियों को शिक्षित करना, यानी स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने का काम करना, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था? तो पहले जानते हैं सही जवाब, यानी उपरोक्त सभी है सही जवाब। तो संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो गए? आदिवासियों का विकास करना, उत्थान करना, बाढ़ व अकाल वगैरह की जो समस्याएं होती हैं उनमें लोगों की राहत कार्य करना, बचाव कार्य करना, उनको आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, जैसे भी बने वैसी उनकी मदद करना, और स्त्रियों को शिक्षित करना, यानी वुमेन एजुकेशन की तरफ इनका भी, और जितने हमने प्रेरक व्यक्तित्व पढ़े जैसे उनका ध्यान था, वैसे ही ये भी स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल देते थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि संस्था के उद्देश्य क्या थे।
गोखले को किन लोगों से अत्यधिक सहानुभूति थी? ऐसे कौन से लोग थे जिनसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति यानी कि सिंपैथी इनको बनी रहती थी? दक्षिण अफ्रीका के लोगों से? शायद नहीं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों से? शायद हाँ। उपरोक्त सभी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से तो बिना सोचे समझे हमें जवाब दे सकते हैं हम कि इन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो हमारे भारतीय थे, जो वहाँ पर अपने रोजगार के लिए या किसी कार्य के लिए गए हैं, वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय थे, उनके प्रति इनको अत्यधिक सहानुभूति थी। जब ये वहाँ गए, वहाँ उनको देख कर आए, तो इनको एक अलग ही तरीके का अपनापन और अपनेपन की भावना इनके अंदर विकसित हुई। जब कभी हमारे भारत का व्यक्ति कहीं बाहर मिल जाए तो वो हमें और अपना लगने लगता है, तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। जीवन पर्यंत के लिए अथक परिश्रम करते रहे। किस चीज़ के लिए वो अथक परिश्रम करते रहे? देश की आज़ादी के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, समाज सेवा के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो आप बताइए किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे? तो जी हाँ, वो देश की आज़ादी, सामाजिक सुधार और समाज सेवा हर एक दिशा में काम कर रहे थे और ये चाहते थे कि हमारे देश की आज़ादी जल्दी से जल्दी हो, हम जल्दी से जल्दी स्वाधीन हो, सामाजिक सुधार हो, जो रीति कुरीतियाँ बिना तार्किक तरीके से जो बन गई हैं वो सब सुधर जाए, समाज सेवा यानी लोगों के हित के कार्य करना चाहते थे। तो इस प्रकार ये जीवन पर्यंत इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते रहे और अंत समय तक, मतलब अंतिम सांस तक ये उसके लिए प्रयास करते रहे। तो इस प्रकार हमने जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने हमारे भारत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या क्या किया है। ये महान व्यक्तित्व अगर उस समय इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद आज भी हम या तो गुलाम होते या इतनी आज़ादी के साथ भारत में नहीं रह पा रहे होते। लेकिन उन लोगों ने अपनी प्राणों के बलिदान देने के लिए, साथ ही साथ कुरीतियों का निवारण करने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो कठिन प्रयास किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर बैठकर उनका गुणगान तो कर रहे हैं, साथ में स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा तो मैग्नेट ब्रेन्स बस यही चाहता है कि आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाया जाए, ना केवल सिर्फ हिंदी में बल्कि हर एक विषय के हर एक पार्ट में आपका विशेष रूप से योगदान हो यहाँ पर, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स न केवल आपकी कक्षा का बल्कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का, बल्कि हर एक बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं और ओलंपियाड्स, स्पोकन इंग्लिश, हर एक चीज़ की अच्छी बढ़िया तैयारी आपको यहाँ पर करवाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई पैक लेने, सब्सक्रिप्शन करने या फिर 2 वीडियो दिखाकर बाकी सब पेड करने में ये बिलीव नहीं करता। यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और वो भी 100% फ्री। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, भाई उसको फॉर्म को खोलो, फिल कर दो, भेज दो, ताकि इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुंच जाएंगी आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए जी हाँ बिल्कुल सही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। हम हर जगह हैं। आप जिस माध्यम में कोई प्रयोग करते हैं उस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बस बांटते चलिए और इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाते रहिए। रखिए अपना खास ख्याल। अगले वीडियो में एक नए पाठ को लेकर आती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।